नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज पर प्राइम एजेंडा। जो धर्मों के अखाड़े हैं उन्हें लड़वा दिया जाए। ये दिन गुल खिलाएंगे, ये दंगे और धर्मों तक भी आखिर फैल जाएंगे। जो हिंदू मुस्लिम था वो सिख हिंदू हो गया। ये नफरत का तकाजा और कितना बढ़ गया। हम इसके पहले भी मिलजुल के आखिर में रहते आए थे। ये कौन है जिसने कायदा बदल दिया? जी हां, बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना को गिरफ्तार करके पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मौलाना के साथ कुल 8 लोगों को जेल भेजा गया है। इस हिंसा मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिनमें से 7 में मौलाना तौकीर रजा का नाम शामिल किया गया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंसा से जुड़ी हर जानकारी मीडिया से साझा की है। पुलिस के मुताबिक हिंसा की प्लानिंग 5 दिन पहले से की गई थी। बरेली हिंसा की जांच के लिए 10 सदस्यीय एसआईटी टीम बनाई गई है। ये टीम पूरे उपद्रव की जांच करेगी। बरेली में 2000 अज्ञात लोगों पर मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। 5 अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। अब तक 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 6 मामले कोतवाली, 2 बारादरी, 1 किला, 1 कैंट, 1 प्रेमनगर थाने में दर्ज हुई है। बरेली हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को सीधी चेतावनी दी है कि बरेली में एक मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। उसे लगा वो जब चाहे व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया न तो नाकेबंदी होगी ना ही कर्फ्यू। हालांकि हमने जो सबक सिखाया है उससे आने वाली पीढ़ियां दंगे से पहले 2 बार सोचेंगी जरूर। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए, उसके बाद हम प्राइम एजेंडा की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। तो आपने सूबे के मुख्यमंत्री को सुन लिया, जरा प्रशासन क्या कह रहा है, पुलिस क्या कह रही है, वो भी आपको सुनना चाहिए। कार्रवाई के मांग के साथ इस्लामिया इंटर कॉलेज में एकत्र होकर कलेक्ट्रेट मार्च के शक्ल में जाकर वहां पर ज्ञापन देने की बात कही गई थी। इसलिए हम लोग तत्काल उनके संपर्क में आ गए और उनको बताया गया कि जनपद में 163 बीएनएसएस की धारा लगी हुई है और बिना लिखित अनुमति के कोई भी कार्यक्रम न किया जाए। तो जब उनको ये बताया गया, इसके पश्चात उनके जो प्रमुख 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक मिस्टर नदीम और एक मिस्टर नफीस, हम लोग लगातार इनके टच में हैं। कल की घटना के संबंध में जैसा कि आप अवगत हैं कि जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी, वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें थाना कोतवाली में 5 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना बारादरी में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है। इन दर्ज एफआईआरों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। तो आपने जिले के डीएम को सुन लिया, एसएसपी को सुन लिया। बरेली को लेकर जो जांच पड़ताल हुई है, प्रशासन का कहना है कि 5 दिन पहले से ये पूरा हंगामा करने की प्लानिंग की गई। तौकीर रजा ने लोगों को भड़काया। जांच में ये बात भी सामने आई है, पहले तौकीर रजा वही मौलाना है जिसके कहने पर जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतरे। प्रशासन का कहना है कि इसी की वजह से यह मामला इतना बड़ा हुआ। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि किसी भी कीमत पर दंगाइयों के सामने सरकार या प्रशासन झुकने वाली नहीं है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा इस विषय पर चर्चा करने के लिए। स्वागत कीजिए अवधेश पांडे जी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अवधेश जी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पूजा मिश्रा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राम पांडे प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर राम, वेलकम टू द शो।
मौलाना डॉक्टर नाजिम अशरफी मेरे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आपका भी नाजिम साहब बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा नाजिम भाई, जिस तरह से मौलाना तौक़ीर रज़ा की भूमिका संदेहास्पद आई है, प्रशासन पुलिस का कहना है कि उनके कहने पर ही जुमे की नमाज के बाद जो युवा थे वो सड़कों पर आए, पुलिस पर पथराव किया, कई लोगों को गहरी चोटें लगी हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं और फिलहाल उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आप किस तरह से इस पूरे मसले को देखते हैं? देखिए, मौलाना तौक़ीर रज़ा हाँ जो है, जब अब से 2-3 साल पहले कल मतलब गालिबन याद नहीं आ रहा, इन्होंने एक ऐलान और किया था। इन्होंने कहा था कि हम लोग बरेली से जाएंगे, पैदल मार्च करेंगे दिल्ली तक और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना एक मेमोरेंडम देंगे, ज्ञापन देंगे और हम पैदल जाएंगे, जहां नमाज होगा वहां पढ़ेंगे। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि इस तरह के लोगों को मतलब ये पैदल मार्च ना करने दिया जाए, इस तरह के लोगों को अरेस्ट किया जाए। इसकी वजह यह है, मैं एक बात की मतलब बार बार कहता रहा हूँ कि अगर मौलाना तौक़ीर रज़ा खान जाना चाहते हैं पैदल तो दिल्ली जाए। तो भैया मैं तो इतना थका हुआ आदमी, मैं तो दिल्ली पैदल जा नहीं सकता। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ उनमें जो लोग होंगे उनमें सबसे पहले जो पूरा अमला होगा, एक भीड़ होगी, तो उसमें सबसे आगे मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब का अपना सगा वाला बेटा होगा कि नहीं होगा? उनके अपने कोई परिवार से सबसे आगे होगा कि कोई नहीं होगा जी? उनका भाई हो, उनका भतीजा हो जी? मैं ये ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है, मैं क्यों मुसलमान को सड़क पर लाने की बात कर रहा हूँ भाई, मैं क्यों नहीं इसको कारोबार की बात करता। तो इस तरीके से मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब का और मेरे विचारों का फर्क तो बहुत दिनों पहले से रहा है और क्योंकि मैं आज भी उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। अब सवाल आ जाते हैं, अब सवाल आता है बरेली हिंसा के। देखिए अमित भाई, मैं पहले ही आपको कह रहा हूँ, बड़ा एक विडंबना यह है, एक बड़ी दुश्वारी है हमारे मुल्क की कि यहाँ जो था आई लव मोहब्बत का एक मामला कानपुर से शुरू हुआ और वहां जो है एक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई होर्डिंग बैनर, उनका ये कहना है, उनकी तरजीह और सफाई है पुलिस प्रशासन की, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना जो पंडाल को लगाया और वो इसलिए हटवा दिया गया, इसलिए उन पर कार्रवाई। तो मैं समझता हूँ उन पोस्टरों को फाड़ने की क्या जरूरत थी, हटवा देते, राजी से पुलिस तो कुछ भी कर सकती है ना। तो ये चीज गलत थी। तो यहाँ जो मुसलमान जो एहतजाज कर रहा था वो पुलिस प्रशासन के खिलाफ कर रहा था, अपने किसी सिख, ईसाई या सनातनी भाई के खिलाफ एहतजाज नहीं कर रहा था। बड़ी दिक्कत यह है, मुसलमान समझ नहीं पाता। हम उसको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब पार्टियां, खुसूसी भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि मुसलमान कोई ऐसी गलती करे और हम उसको हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाए, उसको बना लें, मगर हमारी कौम है किसको समझने तैयार नहीं। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब जैसे लोग, पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने के ये कुछ पैसे ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से या क्या इनके दिमाग में कीड़ा है, क्यों भाई लोगों को उकसा देते हैं भैया। नाज़िम मियां, नाज़िम मियां माफी चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि किसी के कहने पर इतने बड़े पैमाने पर दंगा और फसाद करा दे। ठीक है, मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। अवधेश पांडे जी, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह के फाइंडिंग्स आई हैं पूरे मामले में, आज अविनाश सिंह जी जो डीएम है बरेली के और एसएसपी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को जो जानकारी दी, उसके हिसाब से लग रहा है कि बिल्कुल सोची समझी ये प्लानिंग थी कि उन्नाव से जो आग बढ़ी हुई है, महाराष्ट्र में, यूपी के अलग अलग इलाके, चाहे वो गाजीपुर हो, बलिया हो, छपरा हो, बनारस हो, लखनऊ हो, रायबरेली हो, बरेली हो, प्रतापगढ़ हो, कुंडा हो, इन तमाम इलाकों में आई लव मोहम्मद के मसले को लेकर प्रदर्शन किया गया और बरेली में जो इनपुट्स मिले इंटेलिजेंस एजेंसीज को, मौलाना तौक़ीर रज़ा ने लोगों से अपील की थी कि आप जुमे की नमाज के बाद बाहर जाइए और उसका विरोध करिए। ये कौन लोग हैं जो जानबूझकर प्रदेश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? और सूबे के मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि बख्शा तो कोई भी नहीं जाएगा। अवधेश जी, देखिए अमित जी, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून व्यवस्था से जो टकराएगा वो सीधा जेल जाएगा। ये योगी जी की सरकार की टैगलाइन। नाज़िम भाई, आ रहा हूं आपके पास, इसी जहां तक बरेली का मामला है तो पता नहीं ऐसी कौन सी ताकत है, वो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं जिनके बयान सामने आ रहे हैं, खास करके समाजवादी पार्टी के, कि जो लोग नमाज में अल्लाह की इबादत करने जाते हैं उनके हाथ में पत्थर कैसे आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो उनको भड़का करके उनके उपयोग की कोशिश करते हैं और राजनीतिक दल भी उनका उपयोग करते हैं। चूंकि देश के अंदर मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है, तो अब लोग थक चुके हैं। एक बार
नारा भी लगा कि मोदी मर जा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन जब पूरे देश की दुआएं मोदी योगी के साथ हैं जी। तो अब लोग देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं और उससे अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। जी। और ये जो बरेली की घटना है इसका उदाहरण है। पीछे देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कितने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की घटनाएं होती थी। एक उनकी योजना थी वन डिस्ट्रिक्ट वन कर्फ्यू, वन डिस्ट्रिक्ट वन दंगा। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए कोर्ट जाते थे। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, योगी जी की सरकार में कानून का राज स्थापित हुआ और कानून के राज की स्थापना के कारण ही दूसरी बार योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश की आम जनता ने बनाया। लेकिन ये बात सही कहा योगी जी ने कि कुछ लोग हैं जो भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, तो वो जिस भाषा में समझना चाहते हैं उनको उसी भाषा में समझाया जाएगा। और ये जो दंगाई हैं, जो अपराधी हैं, इनकी 7 पुश्तें याद करेंगी और दंगा करने से पहले 100 बार वो सोचेंगी। तो ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, विपक्षी दल हैं, और खास करके मैं समाजवादी पार्टी का नाम उल्लेख करना चाहता हूं कि जो घटना के बाद जो इस प्रकार से ट्वीट करते हैं और अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने का जो एक बयान देते हैं, उससे साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां एक स्लीपर के सेल के रूप में और कुछ मुल्ला और मौलवी जो अल्लाह को इबादत करने जाने वालों के हाथ में जो पत्थर थमाने की कोशिश करते हैं, इन दोनों लोगों का जो एक कॉकटेल हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के अमन चैन को खराब करने की कोशिश कर रहा है। परंतु इनको समझना चाहिए कि ये पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जो अपराधी सरकार चलाते थे। अब ये सरकार कानून के इशारे पर चलती है और अपराधियों को सख्त सजा मिलती है। ठीक है, मैं पूजा पांडे के पास जा रहा हूं। दबंग बचेगा ना कोई दंगाई, और योगी राज की यही है सच्चाई। ठीक है, तो इसलिए एक सौहार्द की मैं अपील भी करता हूं। और योगी जी ने एक बात और कहा, उसका मैं उल्लेख करके बात पूरी करता हूं कि नवरात्र और दशहरे का समय है और यही सबसे अच्छा समय है कि जिसमें दुष्टों का संहार किया जाए और सच्चाई को उजागर किया जाए। जी, यही समय है और सही समय। ठीक है, डॉक्टर पूजा मिश्रा के पास मैं जा रहा हूं। पूजा जी, आपके नेता कहते हैं अखिलेश यादव कि सख्ती से निपटने की ज़रूरत नहीं है, ये कमज़ोर सरकारों का एक सलीका और तरीका होता है जब आप पब्लिक पर, जनता पर सख्ती करते हैं। लेकिन बरेली में जो हुआ, वाराणसी में जो हुआ, गोरखपुर में जो हुआ, लखनऊ में जो हुआ, महाराष्ट्र में एक मौलाना साहब योगी आदित्यनाथ की गर्दन काटने की बात करते हैं, जिंदा गाड़ देने की बात करते हैं। अगर सख्ती ऐसे लोगों पर नहीं होगी तो पूरा देश दंगे की भेंट चढ़ जाएगा। अखिलेश यादव किस तरह से हैंडल करना चाहते हैं दंगाइयों को? अमित जी, आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। प्रणाम पूजा जी। रामनवमी के दिन 6 महीने पहले भी जो है भाजपा के पार्षद लोगों ने दंगे किए थे। आपको याद होगा पुलिस के ऊपर में जो है कानपुर में जूते चप्पल फेंके गए थे। आप भूले नहीं होंगे फतेहपुर में जो है भाजपा के जिला अध्यक्ष फतेहपुर के मुखलाल पाल जो है पत्र लिख करके डीएम को जाते हैं दरगाह में। तो ये बताइए इनको कैसे इनको हैंडल किया गया हुआ? आपको पता होगा कि आई लव मोहम्मद का ये विवाद चला कैसे। एक बार्बर ने अपनी शॉप पे लगा लिया आई लव मोहम्मद, और हमारे लोग इतने असहिष्णु हो गए हुए हैं कि पड़ोसी को उससे परेशानी हो जाती है कि इसने अपनी दुकान में आई लव मोहम्मद कैसे लिख लिया। अब इससे परेशानी हो जाता है पुलिस प्रशासन के पास में। अब पुलिस प्रशासन आकर के वो बार्बर को जो है डिटेन कर रही होती है कि भाई आपने आई लव मोहम्मद अपनी दुकान में क्यों लगाया। पुलिस प्रशासन उसके लिए ऊपर एफआईआर तो नहीं कर सकती क्योंकि वो उसका अधिकार है कि उसको आर्टिकल 25, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 ये उसको आजादी देती है, तो उसका अधिकार है। उसके अगेंस्ट जब ये एजुटेशन चालू हो गया कि भाई उसको डिटेन किया जा रहा है, उसके ऊपर में एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो फिर वो लोगों ने अपना विदाउट परमिशन कह लीजिए या जितना परमिशन था उससे ज्यादा में एक सभा की, उस सभा से आपत्ति हुई। उसके बाद में वो सभा के ऊपर में जो है एफआईआर दर्ज, जो पहली एफआईआर दर्ज हुई। और आपको जानकारी होगी कि समाजवादी पार्टी का विधायक भी जाते हैं वहां पे, जो है कुछ हमारे प्रतिनिधि मंडल जाते हैं, वो पुलिस थाने पे जाते हैं, मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद में आपसे मुखातिब भी होते हैं, जो मीडिया होती है वहां पे, और उनको वो बयान भी देते हैं बकायदा कि ये जो एफआईआर कराई गई हुई है, ये एफआईआर हुई है जो है जो सभा हो रही थी उसको लेकर के, ना कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर पे हुई है। और जब ये आपत्ति हुई थी, पुलिस आई थी, तो वो हटा भी दिया गया हुआ था। फिर ये एजुटेशन बढ़ कैसे गया? ये एजुटेशन ऐसे बढ़ गया क्योंकि भाजपा सरकार ये चाहती है कि एजुटेशन बढ़े। आप सोचिए कि सबसे ज्यादा मुसलमान है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद में असम में, उसके बाद में वेस्ट बंगाल में, उसके बाद में यूपी में, फिर बिहार में। लेकिन हो कहां पे रहा है? महाराष्ट्र में आ रहा है बयान।
महाराष्ट्र में क्यों आ रहा है बयान? क्योंकि आपको पता है कि लगभग 60.33% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार वहां पे काम करने जाती है, माइग्रेट करके। ये इसलिए बिहार का चुनाव है तो महाराष्ट्र से आ रहा है, वरना असम, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे इनकी कम्युनिटी ज्यादा है। अगर कम्युनिटी को लेकर के ही कोई चल रहा होता, कोई प्री प्लान चल रहा होता तो यहाँ पे होता ना। ये वहां पे कहाँ पे हो रहा है? जो जहां से कनेक्शन निकल करके आपका बिहार का आएगा। आपको पता है उत्तर प्रदेश में आग जलेगी तो बिहार की चुनाव पे इम्पैक्ट डालेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, कौन सा सौहार्द बांटा अपने भाषण में? उन्होंने कहा क्या कि आई लव मोहम्मद लेकर के मत चलिए, आप रैलियां मत निकालिए, उसके लिए आपको जो है आपको आई लव मोहम्मद लगाना है, उससे कोई आपत्ति नहीं, आप अपने घरों में लगाइए, दुकानों में लगाइए, सरकार आपके साथ में, आपकी राइट है, राइट टू जो है प्रैक्टिस योर रिलीजन है, 25 आर्टिकल है, हम आपके साथ में। उनका सरकार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महाकाल का आप पोस्टर लेकर के मत निकलिए, अपने घरों में लगाइए, अभी एजुटेशन चल रहा है तो थोड़ा जो है सौहार्द बने। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आई लव योगी, आई लव बुलडोजर का पोस्टर लेकर के मत चलिए? ये कहा क्या? नहीं कहा ना। उनके भाषण में साफ साफ था कि ये और उकसाना चाहिए। उन्होंने एक बार भी इस चीज को कोट किया कि जो शंकराचार्य जी हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये मत कहिए कि जो है हम 80% की आबादी है, 20% को कुचल डालेंगे। ये कहा क्या? आप बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी के कौन से ऐसे बयान में निकला कि सौहार्द की बात कर रहे हो? और जो इनके जो नेता थे, जहां जहां पे संलिप्तता पाई गई, उनके ऊपर में कौन कौन से FIR लगा करके कौन कौन से धाराओं में सजा होगी? अगर ये कर लिए होते कार्रवाई जिन जिन लोगों के गलत बयानबाजियां आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा सही होता, ना कि ये अपने लोगों को सेट करके। ठीक है पूजा जी, पॉइंट टेकन। मैं डॉक्टर राम पांडे के पास जा रहा हूं। मुख्यमंत्री जी को ठीक है, बिहार और जम्मू कश्मीर में नहीं दे रहा है। ठीक है, पॉइंट टेकन। डॉक्टर राम पांडे, इज इट अ फेलियर फॉर अ स्टेट गवर्नमेंट? क्या ये स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है कि इतने बड़े पैमाने पर हिंसा लगातार अलग अलग जिलों में बढ़ रही है और योगी आदित्यनाथ की सरकार उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है? नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट की सफलता है कि उन्होंने दंगा करा दिया। और बिहार चुनाव है तो बिहार चुनाव के कारण योगी जी को शाबाशी मिलेगी, क्योंकि बिहार चुनाव के लिए मोदी जी, अमित शाह, RSS, भारतीय जनता पार्टी सब जानते हैं और सबको ये पता है कि ये काम योगी जी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जो लोग आप ये कह रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है? आप ये कह रहे हैं डॉक्टर राम ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है? अब मैं जो बोल रहा हूँ मुझे लगता है आपके दर्शक समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ठीक है, मुझे एक एक लाइन डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, आपके दर्शक समझदार हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं तो जो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, जो RSS चाहती है, विशेषकर RSS का ये फंडा है कि नफरत फैलाओ, और उसका पालन बीजेपी करती है, योगी जी करते हैं, मोदी जी करते हैं, और ये उस पैटर्न पर आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें जो योगी जी का साथ दे रहे हैं, RSS का साथ दे रहे हैं, उन पर तो वाकई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यदि इन मौलाना ने RSS का साथ दिया है, जब पता है कि बीजेपी, RSS, योगी यही चाहते हैं कि दंगे हो, मुस्लिम को कैसे टारगेट किया जाए, मुस्लिमों को कैसे बदनाम किया जाए, तो ऐसे मौलानाओं पर यदि उसमें है इस साजिश में, तो उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे लोग क्यों RSS और भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं कि हमें 365 दिन में हर दिन 2-4 डिबेट केवल हिंदू मुसलमान पर करना पड़ रही है। 2014 से कहीं भी कुछ भी होता है, सड़क पर नमाज हो गई, लव विवाद हो गया, गरबा हो गया, मॉब लिंचिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जो लोग भी RSS और भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम करने का मौका देते हैं, उन लोगों पर जरूर कार्रवाई की जानी चाहिए। और मेरे सामने डिबेट में कई मुस्लिम स्कॉलर आते हैं, वो लोग भी यही कहते हैं कि भाई क्यों आप RSS को और बीजेपी को फायदा पहुंचाते हो, मत बोलिए, मत करिए, चुप रहिए। लेकिन अब बताइए इंसान क्या करे? क्या अपनी दुकान के अंदर ये नहीं लिखे कि आई लव गॉड, मैं भगवान से प्यार करता हूँ, मैं अल्लाह से क्या प्यार करता हूँ, मैं मोहम्मद से प्यार करता हूँ, पैगंबर से प्यार करता हूँ? तो ये भी तो एक तानाशाही की हद है। अब योगी जी हो गए बड़े 30 मार खा, अब बताइए संसद में रो रहे थे। आज तक भारत के इतिहास में कोई सांसद और कोई विधायक संसद में नहीं रोया है। राहुल गांधी जी पर 32 केस लगा दिए, हर नेता पर लगे हैं, लेकिन योगी जी पर कुछ केस लग गए थे और बच्चे की तरह रो रहे थे वहां। और अब बड़े बन रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा। अरे आपके पास पुलिस है, प्रशासन है, सेना है, आप जो चाहो उसको ठोक सकते हो। थोड़ा सा आप अपना पुराना टाइम तो याद कीजिए, और आप पर जितने केस लगे थे आपने सब हटा लिए। अभी एक बड़ी बात बताता हूं मैं आपको। यूपी में एक बड़े नेता हैं राजा भैया,
उनकी पत्नी बार बार कह चुकी है, पुलिस थाने जा चुकी है कि राजा भैया के पास अवैध हथियारों का जखीरा है। सोशल मीडिया पर 25 पिस्टल और 25 राइफल की पोस्ट डाली हुई है, लेकिन क्यों योगी जी की राजा भैया पर हिम्मत नहीं हो रही है कार्रवाई करने की? तो कैसे ये दमदार नेता हो गए? तो योगी जी है, ये उनके शौक का खेल है और ये अपना खेल खेल रहे हैं। और भारत सरकार की ही रिपोर्ट है एनसीआरबी की कि सबसे ज्यादा जो टॉप 3 स्टेट्स हैं उसमें यूपी है क्राइम में, सबसे पिछड़ा शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, जवाब ले लेते हैं डॉक्टर राम। टॉप स्टेट्स में अवधेश जी का काउंटर है, मैं जवाब ले लेते हैं। जी जी जी, ठीक है अवधेश पांडे जी, ये तो वो कह रहे हैं अलग सलीके और तरीके से, सवाल मैं सीधा पूछता हूँ। कांग्रेस का कहना है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है और बिहार में चुनाव इसलिए आप लोग जानबूझकर ये दंगा करा रहे हैं, लेकिन मौलाना तकी रज़ा का इतिहास भूगोल जितना मैं समझता हूँ वो हमेशा से बीजेपी के खिलाफ ये बोलते रहे। पिछले 2-3 दशकों से अगर मैं 25-30 साल की उनकी राजनीति देखूं तो वो हमेशा से बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे, आरएसएस के खिलाफ बोलते रहे। लेकिन ये आरोप लगना कि आरएसएस के साथ मिलकर तौक़ीर रज़ा ने ये पूरा प्री प्लान स्टेट स्पॉन्सर्ड है चुनावों के लिए। अवधेश पांडे जी देखिए, अब कांग्रेस प्रवक्ता को मैं क्या कहूं, कई हास्यास्पद बातें वो कर रहे हैं। राहुल गांधी जी हमेशा सनातन को टारगेट करके सनातन को अपमानित करने का बयान देते आते हैं, तो क्या वो आरएसएस के इशारे पर ऐसा करते हैं? समाजवादी पार्टी के लोग तो लगातार नफरत की बातें करते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस के राहुल गांधी जी और इनका पूरा एनडीए गठबंधन वो सनातन के विरोध में रोज बयान देते हैं। कोई कहता है सनातन धर्म डेंगू मलेरिया के बराबर है, कोई कहता है कि लड़के मंदिर में जाते हैं तो लड़कियां छेड़ते हैं, कोई कहता है कि ये सनातन धर्म में एक शब्द शक्ति है, उसका समूचा विनाश करना है। और इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं हो तो काल्पनिक है। तो क्या आरएसएस के इशारे पर कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी जी हो बयान देते हैं? और जहां तक तौकीर रजा जी का विषय है तो सब लोग जानते हैं कि किस तरह से वो नफरती बयान देते हैं और किस तरह से वो सनातन धर्म के विरोध में बयान देते हैं और किस प्रकार से वो जो मुस्लिम समाज है, जो इस्लाम को मानने वाला समाज है, उसको भड़का करके उसका उपयोग करते हैं। एक राजनीतिक दल से लगातार वो मिले रहते हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी कह रही थी, तो कानपुर के मौलाना निसार अहमद ने खुद आकर के सामने कहा कि ये जो पूरा कानपुर का विषय है इसमें एफआईआर इसलिए नहीं हुई है कि इसमें आई लव मोहम्मद का मामला है, ये दूसरे ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के एफआईआर हुई है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अब इनका कोई जनाधार नहीं है, तो जनाधार की तलाश में एक वर्ग को भड़काने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और कुछ भी हो जाता है देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कहते हैं ये तो मोदी जी ने किया है, तो योगी जी ने किया। तो ये जो इनकी प्रवृत्ति है इससे बाहर इनको निकलना पड़ेगा। जो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका है ये अदा करनी पड़ेगी कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, तब जाकर के उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा इनका स्थान बचने वाला है। क्योंकि सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की शानदार सरकार योगी जी के नेतृत्व में काम रही है। और झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता की सारे मुकदमे उन्होंने वापस कर लिए। अरे इसके कुछ नियम कानून होते हैं, जो राजनीतिक मुकदमे होते हैं, कोई धरना प्रदर्शन करने वाले, कोई कुछ करने वाले, ये मुकदमे जब सरकार बनती है तो एक आम शासनादेश होता है कि जिन लोगों को फर्जी दूसरे सरकार के इशारे पर कभी सड़क जाम करने में, कभी पुतला दहन करने में, कभी जो राजनीतिक प्रोटेस्ट करने में जो मुकदमे होते हैं वही वापस होते हैं। बाकी जो सीरियस एलिगेंस होते हैं, जो एलिगेंस लगे होते हैं, वो वापस नहीं होते। उसके आईपीसी सीआरपीसी के अपने अलग नियम है। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को कुछ भी हो जाए उत्तर प्रदेश और देश के अंदर, तो यही कहना है कि इसमें मोदी जी का हाथ है, इसमें योगी जी का हाथ है। आज आपको एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए और तौकीर रजा का इतिहास जरा समझिए कि वो किस प्रकार के इंसान है और उनका पीछे बैकग्राउंड क्या है। अब आप कोई कुछ भी होगा तो आप आरएसएस को उसमें बीच में ला देंगे, मोदी योगी को बीच में ला देंगे, भाजपा को बीच में ला देंगे। अरे उत्तर प्रदेश में शानदार सरकार चल रही है जिसमें सर्वाधिक सांप्रदायिक सौहार्द है। इसके पीछे समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, 250 दंगे हुए। कोई ऐसा शहर नहीं बचा जिसमें दंगे नहीं हुए, जिसमें कर्फ्यू नहीं लगे। और अयोध्या, बनारस, लखनऊ की कचहरियों में बम विस्फोट हुए, आतंकवादी पकड़े गए, उनके मुकदमा वापस लेने के लिए अखिलेश यादव जी हाई कोर्ट गए। एक आतंकवादी को लेकर के एक डीजीपी स्तर के अधिकारी ब्रिजलाल जी जा रहे थे, उसकी लू से मौत हो गई, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ। तो ये जो जंगल राज की सरकार चल रही थी, जिनमें आतंकवादी अपराधी उस सरकार का नेतृत्व कर रहे थे,
आज जब एक अच्छी सरकार चल रही है जो जिसने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। अवधेश जी, पूजा आपका काउंटर है। पूजा जी, आपको जवाब देना चाहेंगे कि मैं नाजिम अशरफी जी के पास जाऊं? पूजा, मुझे लगता है कि इनको इन्फॉर्मेशन कम है। माननीय जो मुख्यमंत्री जी है ना, उन्होंने अपने केस को जो वापस लिया था ना अध्यादेश ला करके 2017 में, जब दिसंबर में वो अध्यादेश ला करके वापस लिए थे। वो राजनीतिक जो मुकदमे की आप बात कर रहे हैं वापस लिया जाता है, वैसे लिया होता तो क्या बात थी। और उनके ऊपर में जमीन कब्जाने के मुकदमे थे और डिप्टी सीएम के ऊपर में गौ तस्करी का मुकदमा था। जो डिप्टी सीएम है ना, जिनको पूरे के पूरे जिले ने नकार दिया हुआ है, जो केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनको आप स्टूल पे बिठाते हैं, आपका सर्वे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनको कहीं से चुनाव लड़ा दिया जाए, वो नहीं जीतेंगे। आपने वीटो पावर लगा करके उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दे रहे मुख्यमंत्री जी, और होम मिनिस्टर जिनको वीटो पावर लगा करके बनने नहीं दे रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। देश में बड़े नेता इंदिरा गांधी जी, राम मनोहर लोहिया जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव में शिकस्त पा चुके हैं, परंतु केशव प्रसाद जी के नेतृत्व में कितना बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी में आया, ये भी आप देख लीजिए। अजय जी सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर में गौ तस्करी का मामला केस दर्ज है। नहीं भरोसा हो आपको तो आप कंफर्म कर लीजिएगा। इलाहाबाद से फतेहपुर जाने वाली गाड़ियों को लेकर के उनके ऊपर मामले दर्ज है। कौशाम्बी बगल का जिला है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो राजनीतिक विद्वेष के मुकदमे होते हैं आपके बीच में और जिसमें पुलिसबाजी होती है और जो केवल राजनीतिक प्रोटेस्ट के मुकदमे होते हैं। अवधेश पांडे सुन लेते हैं। अवधेश जी, जस्ट अलाउ दैट लेडी टू स्पीक। सुन लेते हैं, डाइवर्टेड है चीजें। अभी अगर ये दंगा नहीं करा तो हम आप बैठ करके किसान की लाइन में मंत्री थे गायत्री प्रसाद प्रजापति जी, यूरिया और मां और बेटी के साथ दुराचार किया, मुकदमा नहीं पंजीकृत हुआ, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। अध्यक्ष ने 2 साल पहले अपना इस्तीफा दे दिया। सारे जो एग्जाम शेड्यूल आईना देखना चाहिए। और आपको अभी यही लगा हुआ है कि अध्यादेश लगा के आपकी जब टर्न आएगा तो आपको जो बोलना होगा बोलिएगा। मैं कह रही हूँ जो भी है साक्ष्य के साथ में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अध्यादेश ला करके वापस गया थी नहीं कि जमीन कब्जाने का मुद्दे पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तस्करी का मुकदमा राजनीतिक मुकदमा नहीं होता। 20,000 मुकदमे बाद में आपने जो है अध्यादेश के बाद में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यादेश ला करके अपने मुकदमे वापस ले लेते हैं, उसके बाद आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाली सरकार जो है राजनीतिक मुकदमे लिए जाते हैं वापस। वो आपको जानकारी मुकदमे वापस लेने के लिए झूठ बोलना सीख लिए हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ चाहते उत्तर प्रदेश जलता रहे। अगर आप चाहते कि जलता नहीं रहे तो आप संगीत सोम के ऊपर कार्रवाई करते। कि आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने के लिए अखिलेश यादव जी कोर्ट गए थे और कोर्ट ने तर्क टिप्पणी की थी कि आज तो आप इनके मुकदमे वापस लेने की बात कर रहे हैं, इनको आप पुरस्कृत कर देंगे। अगर ये इंटरप्ट करेंगे तो जब इनकी बारी आएगी मैं इंटरप्ट करूंगी। आपको पता है इस मामले में टिट फॉर टैट है समाजवादी पार्टी। मैंने इनके बीच में ससम्मान कोई इंटरप्शन नहीं किया था। अभी हमारी बारी है। जी पूजा जी बोलिए। आप जो है उत्तर प्रदेश के, आप पूछे कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने क्यों दिया इस्तीफा। असिस्टेंट प्रोफेसर का 2021 का एग्जाम शेड्यूल था 2025 में, अब वो कैंसिल हो गया। अवधेश पांडे सुन लेते हैं, ब्रेक के लिए मुझे जाना है, मैं ब्रेक के बाद आके आपको मौका दूं। जो 2022 से भरा करके आपने नहीं कराया हुआ है, आपने सुपर टेट नहीं कराया हुआ है, और आपके यहाँ पे गौ तस्कर के हौसले इतने बुलंद है कि बच्चे के मुंह में बंदूक डाल करके गोली मार दे रहे हैं। आपके यहाँ पे कानून व्यवस्था की ये सच्चाई है कि आपको सुप्रीम कोर्ट 1-2 महीने में 3 बार तलब करा होता है कानून व्यवस्था को लेकर के। किसान लाइन में लगा हुआ यूरिया के लिए मर जा रहा है और आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये किसान यूरिया को स्टॉप कर रहा है। ये सब बातों पे चर्चा ना हो, इसलिए जो है दंगे कराते रहो, हिंदू मुसलमान कराते रहो, जिनको आप शांतिपूर्वक आप सभी प्रवक्ता मेरे साथ रह पूजा। आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक के बाद मैं आऊंगा तो नाजिम अशरफी का भी मुझे समझना है कि वो इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं। थोड़ा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम एजेंडा पर बड़ी बहस लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा। आज हम बहस कर रहे हैं इस बड़ी खबर पर, जिस तरह से बरेली में हिंसा की गई, क्या वो प्री प्लानिंग थी और मौलाना तौकीर रजा की भूमिका उसमें क्या थी। खास मेहमान मेरे साथ हैं, मेरे साथ अवधेश पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर पूजा मिश्रा मेरे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राम पांडे ही रिप्रेजेंट कांग्रेस। इसके अलावा मौलाना डॉक्टर नाजिम अशरफी मेरे साथ हैं, इज ए मुस्लिम स्कॉलर। नाजिम साहब मुझे एक बात बताइए, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, यानी चुनावों से ठीक पहले योगी सरकार खुद ब खुद मुसलमानों के कुछ धड़ों से मिली हुई है, उनसे मिलकर आरएसएस ये पूरी प्लानिंग, पूरी साजिश रच रही है। आप बहुत अंदर तक इस मामले को जानते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको भी लगता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है? आपको लगता है सरकार करवा रही है जानबूझकर ये सब कुछ? नाजिम साहब। बिल्कुल अमित भाई, मैं बता रहा हूं आपसे कि देखिए ये बरेली में दंगा, अब मौजू ये है, हम जिस बात पर
डिबेट कर रहे हैं वो मौजूद ये है, आखिर बरेली में दंगा क्यों हुआ और किस तरह से हो गया जी। इसका प्री प्लान इसको किसने किया था? मास्टरमाइंड। तो मैं इसको अगर खुले अल्फाजों में ये कहना चाहूँ कि इसकी मास्टरमाइंड भारतीय जनता पार्टी ही है, तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उसकी वजह यह है, जब लोग, मैं 3 बिंदुओं पर बात करूँ, 3 पॉइंट्स ओनली। मतलब आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने, सूबे के सीएम ने खुद अपने प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए सब कुछ किया? आप ये बिल्कुल, मैं इस बात को बिल्कुल साक्ष्य के साथ कह सकता हूँ, एविडेंस साक्ष्य आपके पास है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि एक तो वो आदमी कह रहा है कि डेंटिंग पेंटिंग, अगर हम उनको योगी कहें तो मुझे नहीं लगता उनको योगी कहा जाए, खाली आदित्यनाथ प्रदेश का मुखिया ठीक है। डेंटिंग पेंटिंग वाला जो अल्फाज है वो बिल्कुल सिरे से खारिज है, परे है मेरे, मुझे नहीं समझ में आता। दूसरे, वो मौलाना भूल गया, अगर कोई धर्मगुरु है तो धर्मगुरु के बारे में कुछ ऐसा नहीं कहेगा, अगर उसके पास कोई गलत इंसान है तो ठीक है। तो वो धर्मगुरु कैसा नाजिम साहब जो दंगे कराता है, ऐसी तकरीरें करता है, चौराहों पर जाकर कहता है गर्दन काट दो मुख्यमंत्री की, जिंदा गाड़ दो, वो मौलाना तो नहीं होगा ना? एक मौलाना, एक ज़हीन आदमी जिसके हाथ में शफा है, जिसने पढ़ाई लिखाई की है, जो कुरान शरीफ को जानता है, हदीस को जानता है, वो इस तरह की तो बातें नहीं करेगा पब्लिक में। अमित भाई, मैं ये कह रहा हूँ, जिसने जो पावर में है, और मैं कह रहा हूँ कि दंगे भारतीय जनता पार्टी ने कराए, तो वो उसको कैसे मतलब कोट करेंगे कि हमने नहीं कराए दंगे? मैं उसकी बात, मैं उसको एविडेंस देता हूँ ना आपको। देखिए, मुसलमानों का आई लव मोहम्मद का मैटर था। एक सेकंड अमित भाई जी, मुसलमानों का आई लव मोहम्मद का मैटर था। कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी प्रशासन ने उन पर कार्रवाई की, पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस से कोई एहतजाज था, ना कि सनातनी भाई से, ना कि सिख भाई से, ना कि ईसाई भाइयों से। लेकिन अब अगर उसी टाइम पर, ठीक उसी टाइम पर आई लव महादेव का नारा किसने चढ़ा दिया? उन लोग, आई लव महादेव कहां से निकल कर, पहले भी हो सकता था, बाद में भी हो सकता था, या ये हो सकता था वो उन आई लव मोहम्मद वालों के साथ लेकर आते और कांधे पर हाथ रखते, हम कहते हम भी आपके साथ हैं, आप आई लव मोहम्मद का, हम आई लव महादेव कहते, तो समझ में आता था। लेकिन उनके कंपटीशन में आई लव महादेव कहां से निकल कर आया, ये किसकी साजिश हो सकती है? तो इस बिंदु पर जांच कराने की जरूरत है कि आई लव महादेव ये किसने उकसा दिया, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। अरे अमित भाई, ये वही बात है, जबर मारे और रोने भी ना दे, बस, और कोई बात नहीं है। और डेंटिंग पेंटिंग मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री के खिलाफ, अगर मुख्यमंत्री में इतना दम है, इतने हिम्मतदार हैं, तो मुख्यमंत्री अपने ऊपर जो मुकदमे वापस लिए हैं उन्होंने, उनको वापस कोर्ट में दर्ज करा के दिखाएं। मैं मान लूंगा कि मुख्यमंत्री बहुत ही सुकून परस्त और अमन परस्त इंसान है। अपने मुकदमे क्यों वापस ले लिए? क्या उन्हें अपने पर भरोसा नहीं था? क्या उन्हें कोर्ट पर, अदलिया पर, अदालत पर भरोसा नहीं था? जो उनके ऊपर मुकदमे थे वो वापस लेकर खरे पठान बन के बैठे हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये कौन सी बात होगी? अपने मुकदमे क्यों आपने वापस किए? तो ये तो सिरे से खारिज वाली बात है। ये वही बात है मित्र, मेरा ये बात बस, क्योंकि एक बात, जबर मारे और रोने भी ना दे, बस। ये मारेंगे और ऊपर से कहेंगे मौलाना भूल गया। आप शब्द देखिए उनके, एक संवैधानिक पद पर बैठने वाला आदमी किसी धर्मगुरु को, अरे आप भी योगी हैं, आपको भी धर्मगुरु हम लोग तो मानते ही हैं, मौलाना तौकीर रजा आपको धर्मगुरु जैसे कुछ उसके, सुनिए, तौकीर रजा के अंदर आपको कोई भी मौलाना वाले गुड़ धर्म दिखाई देते हैं नाजिम मियां? डू यू सी any aspect of being मौलाना? मैंने उनकी पहले से मुखालफत की है अमित भाई, मैंने उनकी पहले से मुखालफत की है, मेरे पास कॉन्फ्रेंस है, मेरे पास वीडियोस हैं। मैंने साफ कहा था मौलाना तौकीर रजा खान को अरेस्ट किया जाए, उनको दिल्ली तक पैदल मार्च ना करने दिया जाए, मेरे पास वीडियोस। अवधेश पांडे, आपका काउंटर है। अब तो ये खुलेआम आरोप लग रहा है सरकारों पर है कि योगी आदित्यनाथ ने खुद दंगे करवा दिए, अपने सारे मुकदमे वापस ले लिए। क्या उनको लीगल सिस्टम पर बिलीफ नहीं था? पूजा कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार फटकार लगाई यूपी सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर। गोरखपुर में गौ तस्कर एक स्टूडेंट को मार देते हैं। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का दम आपकी सरकार भरती है कि यूपी में दंगा फसाद और कायदे कानून से खिलवाड़ नहीं हो सकता, लेकिन हो तो रहा ही है। देखिए अमित जी, यही लोग संभल के अंदर भी ऐसा कह रहे थे। संभल के अंदर जब विवाद हुआ, संभल के अंदर जब दंगा हुआ, तो यही लोग कह रहे थे कि संभल का दंगा भी तो प्रायोजित है। लेकिन जब वहां जांच हुई तो किस प्रकार से वहां स्थानीय सांसद की भूमिका नजर आई, किस प्रकार से दुबई के अंदर बैठा एक व्यक्ति वहां डायरेक्शन दे रहा था, किस प्रकार से वहां की इंतजामिया कमेटी भड़काऊ भाषण दे करके
तकरीर दे करके दंगा फैला रही थी, किस प्रकार से वहां ईंट पत्थर इकट्ठे किए गए, स्लेह इकट्ठे किए गए। तो ये वर्ग है जो विलाप करता रहता है और मौलाना साहब से तो बयानों में खुद विरोधाभास है। पहले तो उनकी मुखालफत करते हैं और वो मौलाना क्या होगा जो दंगे की बात करेगा, उस मौलाना को क्या कहा जाएगा, उस मौलाना को क्या कहा जाएगा। सभी मौलाना को नहीं कहा, बल्कि उस मौलाना को कहा जिस मौलाना ने नफरती बात की, जिस मौलाना ने नफरती तकरीर की, जिस मौलाना ने लोगों को भड़काने की कोशिश की। तो ये बात कही जाएगी, खास करके पूजा जी की जो बात है, तो उन्होंने जो एक आयोग का सवाल उठाया, तो अनिल यादव कौन थे जो समाजवादी पार्टी के बिहार में भी आयोग के चेयरमैन थे, जिला वगैरह अपराधी थे। उनके जमाने जब नियुक्तियां निकलती थी तो लूट ली जाती थी, प्रतिभाशाली नौजवानों का अवसर छीन लिया जाता था। पर्ची निकलती थी जो लोगों को खर्ची पर्ची के आधार पर नियुक्तियां करती थी। लिखने वाले लोग थे वो कहीं नौकरी नहीं पाते थे। और दूसरी बात यह है कि जो आप इतने बड़े किसी भी कार्यकर्ता के राजनीतिक प्रोटेस्ट के नाते हैं, केवल उन्हीं पर कार्रवाई हुई है, शेष ऐसे किसी भी मुकदमे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये समाजवादी पार्टी है जो मुख्तार अंसारी के नमाज जनाजा में जाकर के विलाप करती है। वो मुख्तार अंसारी जो मऊ के कर्फ्यू के अंदर जी नाजिम बोलिए, आप स्क्रीन पर हैं, आप बोलिए। वो मुख्तार अंसारी जो समाजवादी पार्टी को मैं नहीं कह रहा, मैं किसी पार्टी की समाजवादी पार्टी का जो आदर्श है वो माफिया है और ये वही भारतीय जनता पार्टी है। इस्लाम के अंदर इनकी जो ब्रजेश सिंह के खिलाफ भारत सरकार के पास एविडेंस है। दाऊद इब्राहिम के बारे में बोलते वो दाऊद इब्राहिम टेररिस्ट है, जिस प्रकार से इनके मन में योगी के प्रति भावना छिपी हुई है, उसका प्रकार से नफरत छिपी हुई है योगी के अंदर, ये नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी की शानदार सरकार चल रही है, ब्रजेश सिंह को बगल में बिठाइए भी शिमला का कोई कार्रवाई नहीं करेगी। आज ये तड़पन बता रही है कि वो गर्मी में भी शिमला का मजा चखा देते हैं। और कोई भी दंगाई हो, कोई भी अपराधी हो, उसकी सजा जेल के अंदर है, उसकी हजामत होगी। और जो पशु तस्कर गोरखपुर में जिसने दीपक गुप्ता की हत्या की थी, वो तस्कर राम नाम सत्य हो गया। कोई दम नहीं है जी को ये भी देखना चाहिए वो तस्कर राम नाम सत्य हो गया। आपकी बात में सरकार राम नाम कराने वाली भी सरकार है, जानकारी तो आपको है नहीं। अपराधियों की, हत्यारों की राम नाम आपको जानकारी है सरकार। अरे आपको जानकारी है किसी जो है ये तड़पन जो है, मुझे बताइए किसकी जानकारी है? दवाई सही जगह जा रही है। ब्रजेश सिंह अब तक जेल में क्यों नहीं है? इसका यही मतलब है कि दवाई सही जगह लग रही है क्यों नहीं है? और इससे बिलबलाहट हो रही है। आज जो अमन चैन पसंद करने वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, इस सरकार के समर्थन में हैं। लेकिन जो लोग लगातार लोगों का करना चाहते हैं, अब हिंदू मुसलमान भाई देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, उनके लिहाज से ये सरकार नहीं मुस्लिम बाकी ये सरकार सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है, सबका विश्वास वाली सरकार है। रियासत के साथ है। आपकी सरकार में अरे कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? देश में शर्म नाम की चीज तो बिल्कुल। आपकी बारी आई तो बोलिए ना, आप क्यों तड़प रहे हो? बारी कोई नहीं होती ठीक है अवधेश पांडे जी, पॉइंट ठीक है। जो जिस भाषा में समझेगा वो उस भाषा में समझाया जाएगा। जी अवधेश ठीक है, यही तो कहते हैं। आप मुझे समझाइए जिस भाषा में समझेगा नाजिम साहब ठीक है, एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर राम पांडे मेरा सवाल आपसे है कि कांग्रेस पार्टी की एलआई है समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन में, और जब अखिलेश यादव की सरकार यूपी में थी तो बहुत मौक़ों पर यूपी के अलग अलग इलाकों में दंगे हुए, फसाद हुए, हिंसा हुई। ये सब हमने देखा, आपने देखा, और आई एम श्योर पूजा मिश्रा ने भी देखा होगा। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी, स्टेट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी होती है कि कई बार सरकारें कंट्रोल नहीं कर पाती। अब ये आरोप अगर समाजवादी पार्टी पर लगे कि अखिलेश यादव ने जानबूझकर दंगे करवाए, तो ये कोई लॉजिक तो है नहीं। कोई भी स्टेट का सीएम नहीं चाहेगा कि उसके स्टेट की जो सिचुएशन है ख़राब हो, वहाँ का कानून व्यवस्था गड़बड़ हो जाए, लोग मारे जाएं, हिंसा हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे, ये कोई भी सीएम नहीं चाहेगा। तो ये तर्क देना डॉक्टर राम पांडे की स्टेट स्पॉन्सर्ड है, सरकारें चुनावों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें कराती हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन ये दंगे करा देना बहुत मुश्किल स्थिति कल बरेली में थी। हमारे रिपोर्टर्स ने जो फीड भेजी है वो बहुत परेशान करने वाले थे। बहुत अच्छा है कि कोई मारा नहीं गया, किसी की मौत नहीं हुई, क्योंकि जिस लेवल पे भगदड़ डॉक्टर राम मची थी वहां पर कैजुअलिटीज हो सकती थी। बाल बाल बचे हैं लोग कल वहां पर। डॉक्टर राम जी, कोई सीएम क्यों नहीं चाहेगा? योगी तो 100% चाहेंगे
यदि ये सब नहीं होगा तो योगी को वोट कौन देगा? अभी जो योगी मुख्यमंत्री हैं इसी विवाद के कारण तो हैं। यदि ये दंगे बंद हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम विवाद बंद हो जाएगा, तो योगी तो छोड़ दिए, ये तो समाजवादी पार्टी के रेजिम में भी था डॉक्टर साहब। आपको पता है कि अखिलेश यादव की सरकार में भी दंगे हुए हैं, ये तो उस वक्त भी था। देखिए, लेकिन ये आज तो दिख रहा है ना, उस समय के बारे में तो बीजेपी कुछ भी कह देती है, ठीक है, लेकिन ये तो आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है कि ये अभी बरेली में हुआ है, इसके पहले भी हुआ है, लगातार हो रहे हैं। 2014 के बाद ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन दंगा या विवाद नहीं हो रहा हो, हर दिन हो रहा है। और अभी देखा बीजेपी क्या चाहती है, वही तो चल रहा था। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, नाजिम साहब बोल रहे थे, कौन सही है कौन गलत है जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बीजेपी चाहती है बस ऐसे झगड़ा होता रहे। अवधेश पांडे जी क्या बोल रहे थे, जनता को समझ में नहीं आ रहा था। नाजिम भाई क्या बोल रहे थे, जनता को समझ में नहीं आ रहा था। बीजेपी की प्लानिंग यही है कि मुस्लिम और हिंदू इस तरह से लड़ते रहें तो उनके वोट बढ़ते रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इस काम को करती रहेगी। और पांडे जी सनातनी की बात कर रहे थे, तो जो सनातन धर्म है जी भारतीय जनता पार्टी के लिए वो केवल वोट के लिए है। बाकी यहाँ जितने भी लोग हैं वो उस धर्म को मानते हैं, पूजा करते हैं, आत्मसात करते हैं। किसने कहा, शपथ पत्र किसने दिया, इसमें किसका हाथ है? कांग्रेस की सरकार थी, उनके गठबंधन की सरकार थी, और उस सरकार ने हलफनामा दिया कि राम नहीं तो राम सेतु कैसा, तो क्या आरएसएस के इशारे पर था? डॉक्टर डाम आपसे सवाल कर रहे हो। नहीं, वो 5 बार काउंटर कर चुके हैं, एक बार और करवा लीजिए तब उनका मुंह बंद होगा, नहीं तो चलता रहेगा। नहीं, एक बार और उनका मुंह चलवा लीजिए। जी, अगर असल में बात क्या है डॉक्टर राम, बीच में अगर कोई बोलता है तो वो नहीं बोलते हैं, वो 1 to 1 नहीं बोलते हैं, लेकिन ये सवाल आपसे था डॉक्टर राम, प्लीज रिस्पॉन्ड, ये आपसे सवाल। नहीं, मैं अभी आपके चैनल पर देख चुका हूं, अवधेश पांडे जी क्या बोल रहे थे नहीं समझ में आ रहा था, नाजिम जी क्या बोल रहे थे नहीं समझ में आ रहा था। जब 2 लोग बोलते हैं तो जनता को रियली समझ में नहीं आता है। जी। तो मैं यही बता रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो केवल वोट के लिए है। अब सोनम वांगचुक तो हिंदू थे ना, वो तो शिक्षाविद थे, वो तो पर्यावरणविद थे, वो तो देश की सेवा कर रहे थे, वो तो फ्री में एजुकेशन दे रहे थे, अपने पैसे से एजुकेशन दे रहे थे, वो सेना की मदद कर रहे थे, सेना के लिए इस तरह के वो डोम बना रहे थे कि सेना को उसमें ठंड ना लगे, उनको पानी पीने की व्यवस्था रहे। उन पे क्या लगा दिया, राष्ट्र का। आप बताइए, ये न हिंदू को छोड़ते हैं न मुसलमान को छोड़ते हैं। कितने 150 पत्रकार इन्होंने जेल में डाल दिए। अब जो मीडिया बंधु जो सच्चाई की बात कर रहे हैं, जो निष्पक्ष बात कर रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया। अरुंधति राय तो हिंदू है ना, मेघा पाटेकर तो हिंदू है, गौरी लंकेश की तो हत्या ही कर दी। कितने मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जो हिंदू थे, कितने बड़े नेता थे जिन पर ईडी की कार्रवाई करवा दी, वो हिंदू थे। तो ये न हिंदू को छोड़ते हैं, न मुसलमान को, न सिख को, न ईसाई को। ये केवल धर्म को बीच में इसलिए लेकर आते हैं, केवल इनको वोट मिलना चाहिए। यदि ये धर्म के 1% भी वफादार होते तो यूपी के सारे हिंदुओं को रोजगार दे देते। यदि देश के हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को रोजगार मिल जाए तो ये विवाद परमानेंट खत्म हो जाएगा। ये विवाद में कौन लोग जाते हैं दंगा करने के लिए? किसको टाइम है? जिसके पास रोजगार है, जिसके पास व्यवसाय है, क्या वो तलवार लेकर निकलेगा? क्या जो आईआईटी नोएडा में जो जॉब कर रहा है विप्रो में, क्या वो बंदूक निकालेगा? या जिसका मॉल बना हुआ है, जिसकी दुकान चल रही है, क्या वो बंदूक और हथियार लेकर निकलेगा? नहीं। तो जितने भी जो बेरोजगार हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग करती है, उनका दुरुपयोग करती है। तो यदि रोजगार कर दिया जाए, व्यापार कर दिया जाए, समृद्धि बढ़ा दिया जाए, इकोनॉमी बढ़ा दिया जाए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दी जाए, जो उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत में लगभग सबसे कम है, क्राइम में सबसे ज्यादा यूपी आगे है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है, अस्पताल व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है, 2-4 जो उसके बाहर के रोड बन गए उसका ये गाना गाते रहते हैं, उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें अंदर की खराब पड़ी हुई है। तो क्या चल रहा है? केवल हर चीज से छुपने के लिए वही हिंदू यदि रोजगार मांगने के लिए बाहर निकलता है तो सारे हिंदुओं पे ये डंडे बरसा देते हैं, उनकी कमर तोड़ देते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं। किसान खाद के लिए जाता है तो किसान लाइन में लगता है तो लाइन पे किसान पर डंडे बरसा देते हैं, वो भी तो हिंदू है।
जो अस्पताल में इलाज कराने जा रहे हैं वो हिंदू है, जो शिक्षा व्यवस्था जो नहीं अच्छी शिक्षा ले पा रहे हैं वो हिंदू है, और ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसमें 99% हिंदू परेशान हुए। क्या योगी ने ट्रंप के बारे में एक शब्द बोला? हिम्मत ही नहीं है, गिड़गिड़ाते हैं। 4 लाख हिंदुओं को ट्रंप ने बेरोजगार कर दिया, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। जिनपिंग के पैरों में पड़ने के लिए चले जाएंगे। आतंकवाद की क्या बात कर रहे थे? सबसे बड़ा आतंकवादी कौन था? नवाज शरीफ। उसके पैर पड़ने क्यों गए आप पाकिस्तान? जब नवाज शरीफ हमारे देश में आतंकवादियों को भेज रहा है, जब परवेज मुशर्रफ हमारे देश में आतंकवादियों को भेज रहा है, तो आप उनसे कौन सा गठबंधन करने गए थे? कौन सा समझौता करने गए थे? ठीक है, तो जवाब लेते हैं डॉक्टर राम। आतंकवादियों से मिलने जा रहे हो, आईएसआई जो आतंकवादी भेजता है भारत में, वो आईएसआई जांच करने के लिए आता है। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। अवधेश पांडे, हुई है कि नहीं हुई है? डॉक्टर राम, पॉइंट टेकन। अवधेश पांडे। मैंने 2 चीज कहा था कांग्रेस प्रवक्ता से। पहला कि राम काल्पनिक है, इसका शपथ पत्र उन्होंने किसके इशारे पर दिया था। दूसरा, इमरजेंसी लगाने वाले पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात किस मुंह से करते हैं। इस 2 प्रश्नों का जवाब मिलना चाहिए कांग्रेस से कि राम को काल्पनिक और शपथ पत्र देकर कहने का जो साहस किया था कांग्रेस ने, वो किसके इशारे पर किया था। दूसरा, इमरजेंसी लगा करके किस प्रकार के पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात करते हैं। जी राम जी। जो राम काल्पनिक है उसका शपथ पत्र अभी मोदी सरकार और अमित शाह सरकार ने दे रखा है सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है। ये वर्तमान में दे रखा है। 2014 के पहले की बात छोड़िए, अभी दे रखा है। क्या बात करते हैं? और दूसरा, इन्होंने कहा ये दस्तावेजी साक्ष्य है, ये दस्तावेजी साक्ष्य है जो कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया, राम सेतु के मुद्दे पर दिया और लिख करके दिया। जब राम नहीं तो राम सेतु कैसा? राम काल्पनिक है। ये किसके इशारे पर कांग्रेस ने किया? क्या इसके लिए कांग्रेस माफी मांगेगी? ठीक है अवधेश पांडे, ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मैं पूजा मिश्रा के पास जा रहा हूँ क्लोजिंग कमेंट के लिए। जब सबकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी, पत्रकारों को नहीं बख्शा, कांग्रेस दफ्तर से ठीक है डॉक्टर राम। अवधेश पांडे, ठीक है, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त बचा है, मुझे नाजिम भाई के पास भी जाना है। पूजा जी, यू हैव 60 सेकंड टू रिस्पॉन्ड। क्लोजिंग कमेंट। पूजा जी से मेरा एक सवाल ले लीजिए। पूजा जी से मेरा एक सवाल ले लीजिए आप। जी, क्या सवाल? सवाल कैसे घटिया आदमी को। ठीक है डॉक्टर राम, टाइम नहीं मेरे पास, मुझे दोनों गैस से कमेंट लेना। जी, पत्रकारों के अधिकारों को खत्म करने का कानून मोदी सरकार लेकर आई थी। राहुल गांधी ने विरोध किया। पत्रकारों की स्वतंत्रता किस स्तर की थी? इमरजेंसी तो देखा था आपने, पत्रकारों की क्या स्वतंत्रता थी? कांग्रेस के दफ्तर से। अवधेश पांडे, आप टू पूजा। अवधेश पांडे जी प्लीज, माफी चाहता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं है, मैं पूजा पांडे के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर राम, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव अ लेसर टाइम टू, आई हैव टू कंक्लूड द शो आल्सो। पूजा मिश्रा प्लीज रिस्पॉन्ड, 60 सेकंड्स टू यू। जी अमित जी, पहली बात तो जो इमरजेंसी लगी हुई थी, हम इसलिए कहते हैं फावड़ा मत उठाइए, वो एसआई का काम है, खुदा है उनको करने दीजिए। 48th अमेंडमेंट में कांग्रेस अगर सपोर्ट नहीं करती राज्यसभा में तो अभी आप इमरजेंसी लगा लेते, वो बना अमेंडमेंट हुआ ताकि जो है दोबारा ऐसी गलती ना हो सके। उसके बाद में जो है आप अगर हमारी सरकार के टाइम की दंगे की बात करते हैं तो संगीत सिंह सोम और जो है विक्रम सिंह सैनी, इनके ऊपर में 2022 में मुकदमा दर्ज। ठीक है नाजिम भाई 30 सेकंड मेरे पास है। नाजिम भाई क्लोजिंग कमेंट। पूजा मिश्रा पॉइंट। अवधेश जी, समय नहीं है। नाजिम भाई 30 सेकंड। नाजिम भाई माफी चाहता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं, प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, मेरी तो अपने सूबे के मुखिया से एक ही अर्ज है, एक दरख्वास्त है, क्या अपने प्रदेश को, अपने सूबे को कुछ इस तरह चलाएं ताकि आने वाले मुस्तकबिल में जो माजी में हो चुका वो ना हो, और जो किसी भी सांसद को, किसी भी विधायक को, किसी नेता को लोकसभा संसद में, लोकसभा के मंदिर में जाकर रोना और गिड़गिड़ाना ना पड़े, ऐसी तरकीब लेकर चले जो आगे से फिर किसी को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अवधेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, शो में आने पूजा मिश्रा बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। डॉक्टर राम पांडे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। मौलाना नाजिम अशरफी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दंगाई किसी के नहीं होते, उपद्रवी किसी के नहीं होते, सरकारों पर भरे इल्जाम लगते हैं, लेकिन कार्रवाई करने के बाद, जांच पड़ताल के बाद सच सामने आ जाता है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।